गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैंने वीडियो इसके पहले रिलीज किया है उसमें हमारा एक टॉपिक बाकी है, टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल में हम आपको एलुवियल सॉइल पढ़ा दिए थे, यानी टाइप ऑफ सॉइल का स्टार्टिंग कर चुके थे, जिसमें टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताए थे कि ये 5 से 6 तरह का होता है, 5-6 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है और सेकेंड सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल के बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे, आपको चर्चा कराएंगे ब्लैक सॉइल के बारे में कि ये ब्लैक सॉइल होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये किसके लिए, किस फसल के लिए, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। तो जहाँ तक ब्लैक सॉइल की बात है तो इसके फॉर्मेशन की बात है तो ये जनक शैलों से यानी इग्नियस रॉक्स जो होता है, आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं, उन चट्टानों से ही इसके उसके ऊपरी लेयर पर ये काली यानी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। यानी अब जो इग्नियस रॉक्स होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो वोल्केनो के दौरान जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस उद्गार के दौरान देखिएगा कि वोल्केनो के माध्यम से वो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से वो कुछ मटेरियल ऊपर के तरफ आता है और वो जब इंटीरियर पार्ट में होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है और जब वो अपर पार्ट में आता है यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो जो वो मटेरियल होता है वो मटेरियल इतना तप्त होता है कि वो मटेरियल लिक्विड के रूप में रहता है। इतनी काफ़ी गर्मी है वहाँ पे, इतना अधिक टेम्परेचर है कि वो लिक्विड रूप में ही रहता है और जब वह ऊपर की तरफ आता है तो चारों तरफ सरफेस पर जब वह फैलता है तो फैलने के दौरान उसको ठंडा होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जब लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं तब जब वह जम जाता है, तो जम जाता है तो उससे जो निर्मित रॉक्स होता है, उसको जो चट्टान होते हैं उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, यानी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्योंकि उसका रिलेशन आग से हो गया इसीलिए उसका नाम उसी के आधार पे इग्नियस रॉक्स रख दिया गया। और उस रॉक्स पे जो ऊपरी लेयर पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। और ये काली मिट्टी आप समझ लीजिए कि इसको काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी ये मिट्टी जो होती है ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। यानी ये इस पे सबसे अधिक किसी चीज़ का एग्रीकल्चर होता है तो वो कपास की खेती होती है, सबसे अधिक कपास की खेती होती है। और ये भारत के दक्षिणी हिस्सा में जैसे सौराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी इलाकों में ये अधिकतर पाई जाती है। ख़ास तौर से आप देखिएगा कि सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, इन सभी इलाकों में, या कह रहा है कि डेक्कन का पठार है, इसके उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से ये बनी है। यानी लावाजनक शैल मतलब वही इग्नियस रॉक्स, लावा बोले हैं ना कि जब वो वोल्केनो जो होता है तो वोल्केनो के माध्यम से जो आपको मटेरियल ऊपर के तरफ आते हैं उसी को हम लोग जब ऊपर वो आता है तो उसको लावा कहा जाता है। वही मटेरियल जब इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में रहता है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र हो गया जहाँ पे ये पाई जाती हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली हुई है। यानी ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के दक्षिण पूर्वी भाग में उसके घाटियों में भी इस मिट्टी का विस्तार है जहाँ पे कपास की खेती की जाती है। आप ये जानते हैं कि काली यानी ब्लैक सॉइल जो होता है वो बहुत ही महीन कणों से
अर्थात मृत्तिका से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी इसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नमी को, है ना, मॉइस्चर को एडॉप्ट करता है। इसके अलावा ये इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों की, है ना, परिपूर्णता होती है। यही कारण है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादातर देखिएगा कि ये सभी चीज़ जो इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व जो पाए जाते हैं, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। परंतु इसमें एक चीज़ देखिएगा कि फास्फोरस की कमी होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। यानी गर्म और शुष्क, यानी गर्मी के दिनों में इस मिट्टी में देखिएगा कि इस सॉइल पर कि दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण, यानी कि दरार पड़ने का मतलब हुआ कि उसमें क्या हो जाता है, हवा प्रवेश कर जाता है। जब कोई मिट्टी में दरार या कोई चट्टान में दरार पड़ता है तो उसमें एयर प्रवेश कर जाता है, और जब वो एयर प्रवेश करता है तो अंदर वाले भाग को, अंदर वाला जो रॉक्स होता है उसको धीरे धीरे सॉफ्ट करता है। यानी उसको भी वह क्या करता है, तोड़ता है, उसको तोड़ने का काम करता है। यानी उसको भुरभुरा हम लोग कहते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम वो हवा करती है, एयर करता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिप हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, यानी लसलसा जो हम लोग कहते हैं, जिसके कारण इसको जुताई करना इस मिट्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जैसे ही बरसात का पहली फुहार होता है उसी के साथ इस मिट्टी की जुताई कर दी जाती है। वरना अगर एक से दूसरा रेनफॉल हो जाए और आपको 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो जाए तो समझ लीजिए कि ये खेत पे कपास की तो क्या किसी भी चीज़ की खेती होना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि जब बारिश हो जाएगा तो जुताई संभव नहीं होगा, और जब जुताई संभव नहीं होगा तो इस पे एग्रीकल्चर का कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार के साथ ही शुरू कर दी जाती है। तो ये हमारा ब्लैक सॉइल हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेड सॉइल को, यानी लाल मिट्टी, जिसको हम लोग येलो सॉइल भी बोलते हैं, यानी पीली मिट्टी भी बोला जाता है। अब ये रेड सॉइल क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रेड सॉइल जो होता है वो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टान जो है, पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यानी ये भी इग्नियस रॉक्स के ही जहाँ पे कम बारिश होती है, जिन चट्टानों पे, उसी इलाकों में इस तरह के मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है और इस तरह के मिट्टी का विस्तार भी है। लाल और जो रेड और येलो सॉइल है वो खास तौर से उसका क्षेत्र समझ लीजिए, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य गंगा मैदानी के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। यानी कि ये इसका क्षेत्र हो गया जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये भी इग्नियस रॉक्स पे ही, जहाँ पे कम बारिश होती है, उन इलाकों में ही ये मिट्टी का फॉर्मेशन, इस तरह के मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। कहते हैं इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अब इसको मतलब ये हुआ कि मुख्य रूप से ये समझिए कि लाल होने के पीछे कारण क्या है। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वह लाल होता है, और इसी रंग के आधार पे इसको लाल मिट्टी का नाम दिया जाता है। अब कोई पूछ देगा कि इसका नाम लाल मिट्टी ही रखा गया क्यों, पीली मिट्टी ही रखा गया क्यों? तो लाल मिट्टी रखने के पीछे कारण ये था कि इसमें जो नमी है, इसमें जो तत्व है, उसमें आयरन की प्रधानता सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। अब रहा सवाल कि इसी के साथ
इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार और लौह धातु के प्रसार के इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। यानी और इसमें जो लाल मिट्टी होती है और इसके ऊपर जब बारिश होती है तो ये केमिकल रिएक्शन होता है मिट्टी के साथ, तब इसका रंग क्या हो जाता है, या वहाँ से कोई नदी गुजरती हो तो, या कोई नहर गुजरता हो, उसका फ्लड का पानी चारों तरफ फैल जाए तो वाटर के साथ जब ये मिलता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इसीलिए इसका नाम पीली मिट्टी भी यानी येलो सॉइल भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारा येलो सॉइल खत्म हो गया, ब्लैक सॉइल खत्म हो गया, एलुवियल सॉइल खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं लेटेराइट सॉइल पे। तो ये लेटेराइट सॉइल जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। यानी लेटर एक शब्द है ग्रीक भाषा का, इसी शब्द से इसको लेटराइट नाम दिया गया है। कहता है कि जिसका अर्थ है ईंट। अब सोच लीजिए, जिसका अर्थ होता है ईंट, यानी ईंट का मतलब तो कठोर होता है, इसीलिए इसको लेटराइट सॉइल कहा जाता है। अब आया सवाल, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यानी कहता है कि उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है और हेवी रेनफॉल जहाँ पे होता है, उन्हीं इलाकों में इस तरह के मिट्टी का विकास होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। इन मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यानी ये खेती के लायक नहीं होता है, इस पे उर्वरक और केमिकल फर्टिलाइज़र को डाल करके और उर्वरक को डाल करके ही खेती की जाती है, क्योंकि यह खेती के लायक नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो उसमें जैविक तत्व होते हैं, उन जैविक तत्व क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब रहा सवाल कि पानी तो वहाँ पे मिलता है, लेकिन अब जब उसका उर्वरक क्षमता ही खत्म हो जाएगा तो उस पर एग्रीकल्चर की क्रिया नहीं की जा सकती। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उर्वरक और केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके इसको हम लोग इसकी खेती इस मिट्टी पे खेती की जाती है। अब रहा सवाल, ये सॉइल जो है मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी आप ये देखिएगा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है और इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। और ये सॉइल कंजर्वेशन जो है कि उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यानी हम लोग इसको अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी को अपना करके इन सभी इलाकों में हम लोग चाय और कॉफ़ी की खेती करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट जो रेड लेटेराइट सॉइल जो है काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यानी लेटेराइट सॉइल में भी जो रेड लेटेराइट सॉइल है वो काजू की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है और ख़ास तौर से तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है, काजू की खेती की जाती है। वैसे लेटेराइट सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं होता है, इसको उसके लायक बनाया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मानव के द्वारा। वहाँ जो मानव निवास करते हैं वो लोग उसको उसके लायक बनाते हैं, तभी जाकर के उस पर खेती की जाती है। अब रहा इसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है सॉइल, वो पढ़ना है डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी। तो आप ये जानते हैं कि ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है, डेजर्ट सॉइल है, वो रेगिस्तानी इलाके में ख़ास तौर से जहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं उन्हीं इलाकों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब इस तरह की मिट्टी का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो जहाँ पे है ना लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी और हेवी टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हेवी नहीं
हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ पे इस तरह के मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि रेनफॉल जो होता है लेस देन 25 सेंटीमीटर, जब 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो जब मिट्टी में वर्षा ही नहीं होगी, पानी ही नहीं होगी, उसका मॉइस्चर बरकरार ही नहीं होगा, तो वह वहाँ पे और टेम्परेचर हेवी होगा तो वो भी वाष्पीकरण हो जाएगा। अब नतीजा क्या होता है कि अब वो क्या हो गया, वो खुला हो जाता है। जैसे किसी भी मिट्टी में पानी को डालिएगा तो देखिएगा कि गीला होता है, और जब उसकी नमी खत्म होती है तो धीरे धीरे अलग होते जाता है, जिसके कारण वह रेगिस्तान में कन्वर्ट कर जाता है। उसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं और एरिड सॉइल भी उसको कहा जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है, एरिड सॉइल। तो ये मरुस्थलीय इलाकों में खास तौर से, यानी जैसे देख लीजिए अफ्रीका का सहारा डेजर्ट को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए जो थार डेजर्ट है, भारत के पश्चिमी इलाके में यानी राजस्थान के पश्चिमी इलाके में इस तरह के मरुस्थलीय इलाके पाए जाते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का कार्य नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। लेकिन विगत वर्षों में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक नहर का निर्माण कर दिया गया, और वो मरुस्थल में क्यों कन्वर्ट होता है? ड्यू टू लैकनेस ऑफ वाटर, जल की कमी के कारण वो सैंडी सॉइल में यानी एरिड सॉइल में वो कन्वर्ट कर जाता है। वाटर की कमी के कारण उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसका मॉइस्चर खत्म होता है, मॉइस्चर खत्म होगा फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और जब वो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो मरुस्थल का रूप ले लेता है। इसीलिए वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको डेजर्ट सॉइल कहा जाता है। तो खास तौर से आप देखिएगा कि भारत में मरुस्थलीय, और ये जो डेजर्ट सॉइल होता है, डेजर्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, तो उससे हमको कोई बहस नहीं है। एक हॉट डेजर्ट होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, आपको मैं बता दिया। लेकिन जो डेजर्ट सॉइल है तो डेजर्ट तो दो तरह का होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। तो एक जगह जहाँ पानी की अधिकता के कारण एग्रीकल्चर का कार्य नहीं किया जाता है, मानव निवास नहीं करते हैं, जीव जंतु वहाँ नहीं रह पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, और एक जगह पानी की कमी के कारण लैकनेस ऑफ वाटर, जल की कमी के कारण हम लोग वहाँ पे नहीं निवास कर पाते हैं, जीव जंतु नहीं निवास करता है, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, इसीलिए उसको भी डेजर्ट कहा जाता है। तो दोनों तरह के, दोनों जगहों के सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक टाइप ऑफ डेजर्ट, टाइप ऑफ सॉइल, ये हमारा समाप्त होता है। और इसके बाद हमें जो पढ़ना है, इसमें एक टॉपिक और है जो पढ़ना है हम लोगों को, वन मृदा और मृदा अपर्दन और संरक्षण। यानी कि जो सॉइल है, ये सॉइल अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन, ये मिट्टी का कटाव पढ़ना है। तो आप ये जानते हैं वन मृदा नहीं, फॉरेस्ट सॉइल, ये भी आप जानते हैं फॉरेस्ट सॉइल, एक टाइप और है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये खास तौर से आप ये जानते हैं कि भारत के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उन पहाड़ी इलाकों पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे जैसे उसके हाइट में अंतर होते जाता है, वैसे वैसे वहाँ के आप देखिए कि पर्वतीय इलाके के मिट्टियों में अंतर होता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर में अंतर होता है, उसके रिलीफ में अंतर होता है, ऊंचावच में अंतर होता है, जिसके कारण उसके क्लाइमेट में अंतर होता है। और यही कारण है कि उन ऊंचाइयों पे, उन वनों में भी अंतर होते चला जाता है। तो कारण एक ही है कि रिलीफ के अंतर होने के कारण अब वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे अलग अलग तरह के मिट्टी का रूप होते जाता है। कहीं कठोर होता है, कहीं सॉफ्ट होता है, कहीं इरोडेड होता है, कहीं इरोडेड नहीं होता है, कहीं कटाव हो सकता है, कहीं कटाव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं के चट्टान जो होते हैं कठोर होते हैं और कहीं के सॉफ्ट होते हैं। तो जहाँ के कठोर होते हैं वहाँ पे
नदी क्या कर देती है, उसको काट देती है। जहाँ पे कठोर होते हैं वहाँ नहीं काट पाती है, जहाँ के चट्टान सॉफ्ट होते हैं उसको काट देती है और बहा के अपने साथ लेकर चले। जैसे लाइमस्टोन का इलाका होगा तो जैसे ही वर्षा होगा या नदी अपने मार्ग से उस रास्ते से गुजर रही है तो बड़े बड़े बोल्डर को काट कर, और वो बोल्डर क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं और वो टकराते टकराते उस रूप में आ जाते हैं कि एक महीन कण बन जाते हैं। और एक दूसरे से बोल्डर टकराने के कारण नदी क्या करती है, उसको बहा के तो ले जाती है और एक दूसरे से टकराती है, जिसके कारण वो टकराने के दौरान उनका रूप क्या होता है, छोटे छोटे महीन कणों में होते जाता है। और वही महीन कण लो लैंड में जाकर के जमा हो जाता है, जो सॉइल का रूप लेता है। और प्रत्येक साल ये जानते हैं कि लो लैंड के इलाके में बाढ़ का पानी आता है। तो जब ये बाढ़ का पानी आता है तो निश्चित ही तौर पे आप ये जान लीजिए, जब बाढ़ का पानी आएगा तो वहाँ एक न्यू सॉइल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, और एक पहले का ओल्ड सॉइल होता है जो वो भी नदी के द्वारा लाई गई है, जिसमें छोटे छोटे सिल्ट होते हैं, है ना, पत्थर के टुकड़े होते हैं, जिसको हम लोग इसको खादर कहते हैं। न्यू सॉइल जो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई होती है, और उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। तो ये खादर और बांगर दोनों दो चीज़ होता है। उसमें क्या होता है कि बांगर में छोटे छोटे कण होते हैं, पत्थर के टुकड़े के होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये एकदम महीन कण होते हैं जिसको खादर कहा जाता है। यह ज़्यादा उपजाऊ होता है उसके अपेक्षा। यही कारण है कि उस इलाके में खेती कम होती है और जहाँ पे खादर वाला इलाका होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर का कार्य ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वन मृदा जो होता है, ये मृदाएं जो ये सॉइल है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वन वर्षा उपलब्ध होता है। इन मृदाओं के गठन में आप देखिएगा कि इन मृदाओं के यानी इन सॉइल के गठन में यानी फॉर्मेशन में, इसके फॉर्मेशन में जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। यानी इन्वायरमेंट के कारण इसमें चेंजिंग आता है। क्लाइमेट चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, तो इसके सॉइल में भी चेंजिंग होता है। खास तौर से नदियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। यानी दोमट का मतलब होता है दो तरह की मिट्टी। दोमट का मतलब होता है दो तरह की मिट्टी होती है। अब ये कहता है परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों से होता है। जो पर्वत का ऊपरी ढलान होता है, जहाँ पे हेवी जो हाई स्लोप होता है, हेवी स्लोप होता है, तो वहाँ पे देखिएगा कि मोटे कणों से वो फॉर्मेशन होता है। वहाँ की मिट्टी जो होती है मोटे कणों से उसका फॉर्मेशन होता है। हिमालय की हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। हिमालय की हिमच्छादित यानी ग्लेशियर वाले इलाके में देखिएगा कि ये बहुत ही, है ना, ये क्या होता है, इरोजन होता है। अपर्दन मतलब कि इरोजन होता है, और ये अधिशिलिक यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। यानी इसमें ह्यूमस रहित और सहित, ह्यूमस रहित का मतलब कि ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ठीक है। साथ ही साथ नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। यानी विशेषकर नदी सोपानों, नदी का जो सोपान चलता है, सोपान ए, सोपान बी, सोपान सी, सोपान डी, सोपान ई, कई नाम हैं। तो ये जो चलता है इन इलाकों में जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो वो वहाँ पे उपजाऊ हो जाती है। कारण है कि अब वो पहाड़ और पठार का हिस्सा जो था वो टूटकर छोटे छोटे महीन कणों में, और कई तरह के इलाके से नदी चलती है तो उसके साथ मिला कर लाती है। तो क्या होता है, मैदानी इलाके में चले जाते हैं। यानी पहाड़ के ढलानों पे नीचे जो हम लोग बॉटम कहते हैं, बॉटम वाले इलाके में वो आ करके जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे खेती अच्छे ढंग से होती है। तो ये हमारा अब मृदाओं का जो ये अपर्दन होता है, तो अपर्दन के कई दूत होते हैं। जैसे एयर होता है,
रेनफॉल होता है, रिवर होती है, टाइड होता है, उसके बाद ETC, ये हो गए। ये सब के सब क्या है? अपर्दन के दूत हैं, यानी मिट्टी के कटाव के ये दूत हैं। ये इन्हीं लोगों के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, यानी अपर्दन की क्रिया जो होती है इन्हीं लोगों के द्वारा होती है। और ये तीनों, कोई भी अपर्दन की क्रिया करता है तो ये तीन ही तरह की क्रियाएं होती हैं अपर्दन के दौरान, यानी कि इरोजन जब होता है, यानी नदी या विंड या इसमें एक और जोड़ लीजिए, विंड भी, इसके द्वारा भी कटाव होता है। जो कटाव होता है तो इसके तीन क्रियाएं होती हैं। ये कटाव के दौरान तीन तरह की क्रियाएं करती हैं। सबसे पहला क्रिया जो होता है वो इरोजन का होता है। पहला क्रिया इरोजन होता है। दूसरा क्रिया जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, और तीसरी क्रिया जो होती है वो डिपोजिशन होता है। ये डिपोजिशन की क्रिया होती है, यानी ये तीन तरह की क्रियाएं हैं नदी के तीन स्टेज होते हैं, और तीनों स्टेज में सबसे पहले इरोजन होता है। तो इरोजन किसका होता है? सॉइल का होता है, नदी के द्वारा भी होता है, विंड के द्वारा भी होता है। तो इन लोगों के द्वारा सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन होता है तो कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि सॉइल का इरोजन की क्रिया वहीं होती है जहाँ पे स्लोप होता है। अगर स्लोप नहीं हो तो इरोजन कम हो जाता है, इरोजन कम हो जाता है। और इरोजन कम होने के पीछे कारण क्या होता है कि दो कारण होते हैं। एक, स्लोप कम होने के कारण नदी की जो धाराएं होती हैं, जो स्पीड होता है वह कम हो जाता है। तो जब स्पीड कम होगा तो निश्चित ही तौर पे वह अपने साथ मलबे को बहा के ले जाने में असमर्थ हो जाती है। तो जब वह असमर्थ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वह उसको ढोके नहीं ले जा सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, हाँ, अब रहा कि अपर्दन तो हो गया। अब इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? अगर इसको कंजर्वेशन हम लोग नहीं करेंगे तो 1 सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग रहे हैं। अगर आप 5 सेंटीमीटर मिट्टी का सॉइल इरोजन हो जाए तो सोच लीजिए फिर हम लोग कितने पीछे चल गए। आपका एग्रीकल्चर का क्रिया नहीं हो पाएगा, आप उस पर किसी भी तरह का एग्रीकल्चर का कार्य नहीं कर पाइएगा। वो सॉइल जो होता है कई तरह के जीवों का वो क्या होता है, घर होता है। बहुत सारे प्लांटेशन की क्रिया होती है, वो भी नहीं हो पाएगा, हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा, ये जीवन असंभव हो जाएगा। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए ये क्या होगा, असंभव हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। और बहुत तरह के जीवों को क्या होता है, पौधे जो होते हैं ये संरक्षण देते हैं। तो वो पौधे किस पे डिपेंड हैं, तो सॉइल पे डिपेंड है। हम लोग किस पे डिपेंड है, सॉइल पे डिपेंड है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। एक सॉइल कंजर्वेशन से बहुत तरह की क्रियाएं को हम लोग कर सकते हैं। जैसे फ्लड को रोक सकते हैं, फ्लड को रोक देंगे। अब फ्लड रुकेगा तो हमारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग मर जाते हैं फ्लड आता है तो इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग इसका कंजर्वेशन करते हैं। अब इसमें हमारा टॉपिक जो है ये समाप्त होता है। अब अगले क्लास में जो हम लोग अगला जो वीडियो मैं भेजूंगा आप लोग के लिए, वो चैप्टर 2 से जो टॉपिक पढ़ना है उसमें टॉपिक वाइज जो पढ़ना होगा उसी टॉपिक को मैं आप लोगों को वीडियो बना करके भेजूंगा। और जिनको जहां प्रॉब्लम हो वो लोग लाइव क्लास जो करेंगे उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।